हेलो प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड परीक्षा की हैप्पी जर्नी। अब आप लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। तो आप यह जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान के जन्मदाता आइजैक न्यूटन है। जन्मदाता के रूप में तो हम जो है कह सकते हैं गैलीलियो को भी, फिर जो है आइंस्टीन को भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों ने भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए हैं, उनका भी नाम हम लेंगे। वो लोग भी जो है वैज्ञानिक हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विज्ञान के प्रयोगों को जो है आइजैक न्यूटन ने किया है। इसलिए हम जो है भौतिक विज्ञान के जन्मदाता के रूप में आइजैक न्यूटन को ही मानते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आप देखेंगे सबसे पहले विषय सूची कि किस अध्याय से कितने मार्क के प्रश्न आने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो आप देखेंगे आपका यह रहा विषय सूची। विषय सूची में सबसे पहला अध्याय जो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा अध्याय वैद्युत फ्लक्स तथा गास की प्रमेय, तीसरा अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। यह तीनों अध्याय मिलाकर के जो है कुल 8 अंक का प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। इसी तरह से चौथा 5वां अध्याय से कुल मिलाकर 7 अंक का प्रश्न आता है, और जो है 6वां 7वां अध्याय से कुल मिलाकर 8 अंक का प्रश्न आता है, और फिर 8वां 9वां अध्याय से कुल मिलाकर 8 अंक का प्रश्न आता है। 10वां अध्याय से 4 अंक का प्रश्न आता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, इन सभी से कुल मिलाकर 13 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर जो है 16वां अध्याय से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 17वां 18वां अध्याय से कुल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो है 19वां अध्याय से 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो बोर्ड परीक्षा लिखित परीक्षा होती है उसमें कुल मिला करके जो है इसको जोड़ने पर आपका यहां से आप जोड़ते चले जाएंगे तो कुल जो है यहां तक जो अंक प्राप्त हो रहे हैं यहां तक वह सब कुल जो है 70 अंक प्राप्त होते हैं। कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बोर्ड परीक्षा में अंक मिलते हैं परीक्षा के समय लिखित परीक्षा में, वह कुल 70 अंक जो है मिलते हैं। 70 अंक का पूर्णांक होता है। अब उसमें जितना आप ला सकते हैं, और इस 70 अंक में आपका 23 अंक जो है 23 अंक जो है आपका प्राप्तांक होता है। 23 अंक जो है इसमें प्राप्तांक होता है। तो आप यूं जान लीजिए कि इस 70 अंक में 23 अंक आपको लाना ही है। और उसके बाद यह प्रयोगात्मक परीक्षा जो है 30 अंक का होता है। यह प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी जो है 30 अंक का होता है, और यह 30 अंक में यह 30 अंक आपको स्कूल से दिया जाता है। तो अब 30 अंक में जो है कम से कम 10 अंक जो है आपका पासिंग मार्क होता है। आपको 10 अंक जो है लाना ही होता है। तो इसलिए जो है दस अंक आपको लाना होता है इसमें। तो अब यह जान लीजिए कि आपका कुल 23 10 33 अंक आपका पासिंग मार्क होता है। लेकिन स्कूल का अंक तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये 30 नंबर में 10 नंबर, 10 क्या 10 से ज्यादा भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह स्कूल से नंबर दिया जाता है 30 अंक। लेकिन यह जो है आपकी लिखित परीक्षा अर्थात जो आप बोर्ड पेपर में हल करेंगे वह 70 अंक का पूर्णांक होता है, जिसमें आपको 23 अंक लाना है। तो सबसे मेन आपका यही है कि आपको 23 अंक लाना है। अब देखिए 23 अंक में आपका 20 अंक का प्रश्न, 20 अंक का प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय होता है, और बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है 4 उत्तर होते हैं, जिसमें से एक उत्तर जो है आपको सही करना रहता है।
और वह आपको प्रश्न में ही टिक लगा करके उत्तर को नहीं सही करना। जैसे 4 उत्तर दिए हुए थे, 4 उत्तर उसी प्रश्न पत्र में ही टिक मार दीजिए कि यही उत्तर सही है, या कौन सा विकल्प सही है उसको कॉपी में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको प्रश्न पत्र और लिखित कॉपी देने के बाद एक पन्ने की एक OMR शीट मिलेगी, जिस पर आप 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी हैं, एक उत्तर सही करने वाले, उसके प्रश्न के उत्तर को उसी OMR शीट में ही जो है गोला बना करके लिखेंगे उत्तर को। तो अब आप लोगों को दिखा देते हैं OMR शीट किस तरह की है। OMR शीट इस तरह से आपको मिलेगी, जिसके बारे में आपको डिटेल बता देते हैं किस तरह से इसको भरना है। मतलब प्रश्न पत्र एक मिलेगा और एक जो है उत्तर पत्र मतलब कॉपी मिलेगी, जिसमें आप परीक्षा का प्रश्न लिखेंगे, और उसके बाद तीसरा चीज आपको एक पन्ने का OMR शीट मिलेगा उत्तर पत्र, जिसमें जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात 4 उत्तर रहेंगे, एक उत्तर उसमें सही होगा। आपको यह जानना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो जो उत्तर सही रहेगा उसके लिए यहां देखिए आपका दिया गया है, यहां जो है उत्तर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 प्रश्न के लिए यहां उत्तर पत्रक दिया हुआ है। 20 प्रश्न के लिए यहां उत्तर पत्रक दिया हुआ है, जिसमें जैसे पहले प्रश्न को आपने वहां हल किया बहुविकल्पीय प्रश्न को, और उसमें आपको लगता है कि तीसरा विकल्प सही है, तो आप यहां उत्तर पत्रक मतलब एक पन्ने की जो शीट है OMR उसमें आएंगे, और उसमें तीसरा विकल्प अगर उसमें आपका सही है प्रश्न पत्र में, तो तीसरे विकल्प में अर्थात C में आकर के आप जो है घेरेंगे, इसको C विकल्प को आप लोग घेरेंगे। और घेरने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से थोड़ा सा नहीं घेर देंगे, गलत हो जाएगा, और अगर इस गोले से बाहर भी घेर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसको घेरने का तरीका है कि आप जो है जो भी घेरा लगाइए गोले के अंदर ही होना चाहिए पूर्ण रूप से। और यह राड पेन से घेरा जाएगा, अर्थात उसको बाल पेन बोलते हैं, अर्थात राड पेन से ही इसको आप गोले को गाढ़ा करेंगे। इस तरह से ऐसे मान लिया दूसरे प्रश्न में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आपने हल किया, दूसरे प्रश्न में आपको लगता है कि चौथा विकल्प सही है, अर्थात D पार्ट सही है, तो आप चौथे पार्ट को जो है इस तरह से गाढ़ा करेंगे गोले को। अब इसी तरह से मान लिया आपका तीसरा प्रश्न आपने हल किया, आपको लगता है कि पहला विकल्प सही है, तो इसका मतलब पहले विकल्प के गोले को गाढ़ा करेंगे। गोले से बाहर भी नहीं जाना है और गोले के बहुत अंदर भी नहीं रहना है, गोले को पूरा आपको अंदर से गाढ़ा कर देना है। तो इस तरह से आप उत्तर पत्रक में जो है विकल्प जो सही रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, चारों उत्तर में एक उत्तर, उस उत्तर को आप OMR शीट, ये पन्ने वाली जो ये शीट है, उसी में जो है गाढ़ा करेंगे। तो अब आप देखेंगे आगे अध्याय 1 के प्रश्नों को। अच्छा, इसमें जो है और सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे यहां आप देखेंगे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम एजुकेशन UP OMR उत्तर पत्रक, यहां जो है आपका कोड नंबर दिया रहेगा, और फिर इधर गोले को भरने का तरीका तो हमने बताया ही है, यहाँ दिखाया है कि इस तरह से कटपुट लगा के गोला नहीं भरेंगे, थोड़ा सा बीच में नहीं गाढ़ा करेंगे, एक साइड नहीं गाढ़ा करेंगे, पूरा सही तरीका क्या है, पूरा जो है गोला गाढ़ा करना है। अब इसमें जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, ये सब वहां भरने के लिए बताया जाएगा परीक्षा में, या भरा हुआ भी आ सकता है। और फिर इसके बाद ये उत्तर पत्रक है, इसमें तो जो प्रश्न सही रहेगा आपका, जो आपका प्रश्न सही लगेगा उसी को आपको भरना रहेगा। तो अब आप देखेंगे इधर जो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, उसमें प्रश्न पत्र में जो है कोड वर्ड होते हैं, कोड अक्षर, तो उसको इसमें आपको भरना होगा इन बक्सों में।
चित्रकला के लिए आलेखन भाग आप कर रहे हैं कि प्राविधिक कला कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ गाढ़ा करके प्रदर्शित करना होगा। आलेखन मतलब यह है कला में कि जैसे आप चित्र बना रहे हैं या मैथमेटिकल आप हल कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल अगर हल कर रहे हैं तो यह जो है प्राविधिक भाग होता है। इसके बाद इसमें आपका संगीत वादन विषय हेतु, अगर संगीत वादन विषय आप लिए हैं, संगीत का विषय लिए हैं, तो इसमें आप जो है उस हिसाब से तबला, पखावन, मृदंग भाग, मतलब जो विषय आप लिए हैं, अगर ये विषय लिए हैं तो यहाँ गोला बनाना है, अगर ये सब विषय लिए हैं तो यहाँ गोला बनाना है। अब इसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ लगेगी, वो तो जो जहाँ परीक्षा होगी वहां लोग लगाएंगे। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, और इस गोले में जो है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो अध्यापक कक्ष में आएंगे वो अपना इस जगह पर दस्तखत करेंगे। अब इसके बाद नीचे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। अब इसमें वही चीज, जैसे आप मान लिया प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो जैसे आपने यहाँ लिखा, लिखने के लिए डायरेक्टली आप मान लिया गाढ़ा नहीं किए हुए हैं, तो आप पहले इसमें भर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प है यहाँ लिख दीजिए। जैसे मान लिया पहले प्रश्न का आपको बताया गया कि जैसे पहले प्रश्न का बी पार्ट सही है तो यहाँ बी लिख देंगे, दूसरे प्रश्न का सी पार्ट सही है तो यहाँ सी लिख देंगे। तो इस तरह से इसमें 20 प्रश्न आप भर देंगे। भरने के बाद आप इधर आएंगे और उसी प्रश्न के लिए वही गोला जो है गाढ़ा करेंगे। इसके बाद जिस तरह से यहाँ जिला कोड आपका सब कुछ यहाँ भरा जाएगा, अंक क्रमांक आप इसमें भरेंगे, केंद्र का जो है कोड जो होगा वहां लोग बताएंगे, आप उसको भरेंगे। विषय का कोड जो होगा उसको आप यहाँ भरेंगे। विषय का कोड तो 151 फिजिक्स का दिया हुआ है, यहाँ भरा जाएगा। प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र में जो संख्या होगी उसको आप यहाँ भरेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये तो विद्यालय के लोग ही लगाएंगे। OMR क्रम संख्या यहाँ लिखा रहेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना OMR क्रम संख्या, तो ये चीज लिखा हुआ है। देखिए वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। अब जो है पहला अक्षर, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज 2 अक्षर का होता है, तो एक अक्षर इसमें भरा जाएगा, दूसरा अक्षर इसमें भरा जाएगा। और चित्रकला यदि आप लिए हैं तो आलेखन भाग अगर है, चित्र बनाने वाला तो इसको घेरेंगे, और प्राविधिक भाग है तो इसको घेरेंगे, और संगीत वादन है तो इसमें करेंगे। वैसे ये भौतिक विज्ञान की परीक्षा है, इसमें यह चीज जो है आपको भरना नहीं है, ये चीज आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। वहां सब बताया जाएगा किस विषय में क्या चीज इसमें उत्तर पत्रक में भरना है। बाकी इसको गोले को घेरने के लिए तो हमने बता दिया है कि गोला जो है बिल्कुल पूरा गाढ़ा होना चाहिए। तो अब आप आगे देखेंगे। तो कुछ बच्चे यह सोचते होंगे कि यह OMR शीट क्या चीज है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल हिंदी में भी लिख दिया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इससे आप कभी संकोच न करें कि वास्तव में जो है OMR शीट का फुल फॉर्म होता क्या है। और OMR शीट को हिंदी में कह सकते हैं OMR उत्तर पत्रक। मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 4 उत्तर वाले, जिसमें से एक उत्तर सही होता है, उन्हीं प्रश्नों के लिए, उन 20 प्रश्न आते हैं, उन्हीं 20 प्रश्नों के लिए ही OMR शीट दिया जाता है। तो अब आप जो है चैप्टर शुरू करेंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें जो है पहली हेडिंग आपकी है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसको कहा जाएगा? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या चीज है? वैद्युत आवेश एक गुण है, ऐसा गुण है जो किसी वस्तु के अंदर यह गुण आ जाता है कि वह वस्तु या तो किसी अन्य वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, मतलब धक्का देती है, दूर हटाती है, या किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अर्थात आकर्षित करती है। तो अगर किसी वस्तु के अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम जो है वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात मूल रूप से आप समझ सकते हैं कि आकर्षण का गुण अगर उसमें उत्पन्न हो जाता है किसी वस्तु में,
किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। अब आप देखेंगे कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। मतलब वैद्युत आवेश एक अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब यह है कि जिसकी दिशा निश्चित नहीं है, अर्थात क्या है, जिसकी दिशा निश्चित नहीं है उसको अदिश राशि कहते हैं, और इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश की खोज जो है कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए जो है इसका मात्रक जो है कूलाम रखा गया है, आवेश का मात्रक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा जो है ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में आप यहां जानेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां पर होते हैं। कोई कण है, उसमें उस कण के केंद्र में जो है, उस कण के केंद्र में जो है प्रोटॉन, किसी कण के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका केंद्र है कण का, और ये सब जो है बाहरी क्षेत्र है। तो बाहरी क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके मध्य में जो है, इसके मध्य में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो इसलिए प्रोटॉन जो है केंद्र में रहता है, और इलेक्ट्रॉन का भार जो है उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ अर्थात बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। तो अब आप देखेंगे कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही जुड़ता है, क्योंकि यह बाहरी कक्षा में होता है, और प्रोटॉन जो है केंद्र में होता है, इसलिए ये कभी न निकलता है और न तो जो है जुड़ता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी है कि जितना किसी कण में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो एक प्रोटॉन अधिक दिखाई देगा, तो इसका मतलब यह धनावेशित हो गया एक प्रोटॉन से, एक प्लस आवेश से यह धनावेशित हो गया। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब यह ऋणावेशित हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी कणों में जो है बराबर होती है। सभी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है बराबर होती है। तो अब आप देखेंगे ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। मतलब ऋणावेशित अगर कोई वस्तु है तो उसमें इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा हुआ है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक जैसे आवेश, जैसे मान लेते हैं ऋण आवेश है, एक ऋण आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, तो यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाते हैं। और अगर दोनों धन आवेश हैं, दोनों धन आवेश हैं तो भी यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत आवेश है, जैसे ये धन आवेश है और दूसरा जो है ऋण आवेश है, तो यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ऋण आवेश है दूसरा धन आवेश है, तब भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब आपने देखा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक जैसे आवेश अगर एक साथ है तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, एक धन एक ऋण है या एक ऋण एक धन है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे, अगली टॉपिक। यहाँ पर आप देखेंगे आवेशन। आवेशन किसको कहा जाता है? इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस पे या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धन आवेश उपस्थित हो जाएगा, और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि आवेशन इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो आवेशित तभी कहा जाएगा, आवेशन तभी होगा, अर्थात परमाणु आवेशित तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो देखिए, पहला तो जो है घर्षण द्वारा आवेशन होता है, पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन हो सकता है, दूसरा जो है प्रेरण द्वारा आवेशन हो सकता है, तीसरा जो है चालन द्वारा आवेशन हो सकता है। तो देखिए, इसमें पहली विधि जो घर्षण विधि है, घर्षण विधि जैसे मान लिया एक प्लास्टिक या कलम को जो है हम बाल में रगड़ कर और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घर्षण द्वारा, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको रगड़ा अर्थात घर्षण हुआ। तो घर्षण के द्वारा यह जो है कलम आवेशित हो गई और कागज के टुकड़ों को खींचने लगी। फिर दूसरा प्रेरण द्वारा, जैसे कोई एक गोला है और वह आवेशित है, एक गोला आवेशित है और दूसरा गोला जो है आवेशित नहीं है। अब इन दोनों गोलों को, इस आवेशित गोले को अगर हम ले जाते हैं किसकी जगह पर, आवेशित गोले को हम ले जाते हैं अनावेशित गोले की जगह पर, आवेशित गोले को अनावेशित गोले की जगह पर ले जाते हैं, अगर इसके निकट इसको ले जा रहे हैं, इसके निकट, तो इसमें आवेश है, इसमें आवेश नहीं है, तो इसको इसके निकट जाने से इसके अंदर भी आवेश उत्पन्न होने लगता है। तो इस विधि को हम प्रेरण कहते हैं। तीसरी विधि जो है आवेशित होने की जो है वह चालन विधि है। चालन विधि के अंतर्गत आपको बता दें कि कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जैसे आप एक राड कोई लेते हैं लंबी सी, और यह आप देखते हैं कि यह आवेशित नहीं है और यह एक गोला है जो कि आवेशित है। अब इस आवेशित गोले को ले जाकर इस साइड से सटा देते हैं। अब जब यह आवेशित गोला इस साइड से सट गया तो यह क्या होगा, अब इसका आवेश जो है इसके अंदर प्रवाहित होने लगता है और प्रवाहित होते होते इसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आवेशित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम जो है चालन कहते हैं। तो तीनों प्रक्रियाओं के बारे में आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अगला आप देखेंगे मूल आवेश। मूल आवेश किसको कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उसको छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। आवेश के मान के रूप में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश न तो कम किया जा सकता है न तो ज्यादा किया जा सकता है। अगर कहीं पर आवेशों का स्थानांतरण होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से स्थानांतरण होगा। निकलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर जुड़ेंगे भी तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 10 इलेक्ट्रॉन जुड़ना है तो 10 इलेक्ट्रॉन ही जुड़ेंगे, 10.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जुड़ेंगे, 10.25 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जुड़ेंगे और न घटेंगे। तो मूल आवेश के बारे में आपने समझ लिया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे Q इक्वल टू NE। Q यहाँ पर जो है आवेश का परिमाण होता है, मतलब आवेश की मात्रा को Q से प्रदर्शित किया जाता है, और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद स्मॉल e जो यहाँ दिखाया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान जो है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है।
और फिर यहाँ पर एक चीज और भी जान लीजिएगा, इसका भी प्रयोग होता है। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन का, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है अल्फा कण पर, मतलब प्रोटॉन के रूप में होता है। अल्फा कण पर आवेश अर्थात धन आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश अल्फा कण पर होता है। अब इसके बाद आप अगली टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस चीज को समझने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दो छोटे छोटे गोलों का प्रयोग करते हैं। अब इनके बीच की दूरी को जो है हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और यह पहले गोले का आवेश Q1 दूसरे गोले का आवेश Q2 मानते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल को हम F मानते हैं। F वैद्युत बल है और यह बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2, Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर कहा जा रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यह बल जो है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी स्मॉल आर है, अब इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, के रूप में, और दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग अर्थात आर स्क्वायर, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, के रूप में दूरी का वर्ग, 1/, के रूप में जब लिखेंगे तो वह व्युत्क्रमानुपात का संबंध प्रदर्शित करेगा। तो इस चीज को अब आगे देखेंगे आप लोग। तो अब हम इन दोनों संबंधों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती, इसको ऊपर लिख देंगे Q1 Q2 अपान स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यह बटे के रूप में है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों के बीच बराबर का संबंध स्थापित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने कोई नियतांक लिख देंगे। तो अब देखिएगा इसके सामने हम नियतांक क्या लिखते हैं बराबर संबंध के लिए, स्मॉल के नियतांक लिख देते हैं। तब यह बराबर हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो है के जो नियतांक दिया गया है इस नियतांक का मान कितना होगा संख्यात्मक रूप में। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस नियतांक के मान के लिए तो इस नियतांक का मान होता है जहां के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस संकेत को तो पाई बोलते हैं, इसको आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, और इस संकेत को एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन बोलते हैं अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका पूरा मान जो है होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसका मात्रक कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में आप देखेंगे। मात्रक
इस के का मात्रक जो लिखा जा रहा है, मात्रक इसका लिखने के लिए हमें के का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर गया, तो बल हुआ आर स्क्वायर बटे Q1/Q2। यहाँ बगल में आपको दिखा देते हैं, जैसे के बराबर इसको उधर ले गए तो एफ आर स्क्वायर और बटे इसको नीचे ले आएंगे Q1/Q2, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज अगर इधर भाग हो रहा है इधर ले जाएंगे गुणा होगी, और इधर गुणा हो रही है तो इधर ले आएंगे तो भाग होगी, अर्थात बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम के का मात्रक यहां से प्राप्त करते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो यहां लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और बटे में जो है Q1/Q2 है तो इसलिए इसको लिखेंगे प्रति के रूप में Q1/Q2। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो Q1 × Q2 अर्थात 2 बार आवेश का गुणन हो गया तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से इस संख्यात्मक मान का के नियतांक का यह जो है मात्रक प्राप्त हो गया। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यफ का मान यफ सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2 अपान स्मॉल r स्क्वायर। यह दूसरा तरीका हो गया इसको लिखने का। और फिर जो है तीसरा तरीका जो इसको लिखने का है, वह इस तरह से है कि यफ बराबर 9 × 10⁹ Q1/Q2 अपान स्मॉल r स्क्वायर। तो तीन रूपों में इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि तीनों लिख दें, तीनों की जरूरत नहीं है, यह संख्यात्मक प्रश्न में यूज होता है इसलिए हमने तीनों तरीका बता दिया है। आप यहीं तक कूलाम के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। इसके ऊपर यह दोनों आपको हमने बताया, जैसे के की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा, और के का मान अगर ये वाला रखेंगे तो इस तरह से सूत्र प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए इस सूत्र में यफ बल का मात्रक न्यूटन है, तो इसको हम यहाँ न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन के रूप में। अब जो है आप अगला टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको कहा जाएगा इसके बारे में आप देखेंगे। प्रत्येक वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र ऐसी जगह है, जैसे मान लिया वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये जगह है, तो इस जगह के अंदर अगर कोई वस्तु इसके अंदर आती है और उस पर बल का अनुभव होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव उस वस्तु के अंदर होने लगता है, तो इसका मतलब यह क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ का वह वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रत्येक वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर किसी वस्तु को ले जाकर रखा जाए तो उस वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है, तो इस क्षेत्र को हम जो है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर किसी
बिंदु पर वैद्युत परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस परीक्षण आवेश पर जो बल है, उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जो है कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई बराबर हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो। अब इसमें आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है क्यू जीरो और एफ बल है। तो लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह वैद्युत बल है और यह परीक्षण आवेश है। तो वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह आपका सूत्र प्राप्त हो गया। यहाँ लिख देते हैं, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत है और एफ जो है वैद्युत बल का संकेत है, वैद्युत बल का संकेत है, और क्यू जीरो परीक्षण आवेश, क्यू जीरो परीक्षण आवेश, क्यू जीरो जो है परीक्षण आवेश है। तो अब आपने यह देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहा जाएगा, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स। यहाँ कहा जा रहा है यह एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा निश्चित होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम है, अथवा वोल्ट प्रति मीटर, अथवा वोल्ट प्रति मीटर भी जो है इसका मात्रक है। तो अब आप देखेंगे अगली टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाएगा, इसको आप लोग ध्यान देंगे। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक छड़ के समान संरचना लंबाई में है, जैसे आप देखेंगे इस तरह से संरचना के रूप में और इसके मध्य बिंदु अर्थात एक सिरे पर, इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी मतलब यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी जो है 2d है, 2d है। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी d, यहां से यहां तक की दूरी d, अर्थात प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक की कुल दूरी जो है 2d है, 2d है, मतलब यह सूक्ष्म दूरी है। तो यहाँ कहा गया है यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, समान परिमाण अर्थात क्यू आवेश दोनों है लेकिन विपरीत प्रकृति, एक धन आवेश है तो एक ऋण आवेश है, के दो आवेश हो गए, अति अल्प दूरी मतलब काफी कम दूरी पर है, मतलब बहुत नजदीक है, स्थित हो तो, अगर रखे गए हो तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस तरह से अगर उनकी स्थिति है तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव मतलब दो सिरा है, अर्थात द्विध्रुव आवेश। द्विध्रुव आवेश किसको कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाएगा, जिसमें दो विपरीत आवेश हो, परिमाण दोनों का एक जैसा हो, मात्रा एक जैसी हो लेकिन आवेश जो है विपरीत हो, एक धनात्मक हो
जितना वह धनात्मक हो उतना दूसरा सिरा ऋणात्मक हो, और बीच की दूरी बहुत कम हो, जिसको हम 2D मान लेते हैं। तो ऐसी संरचना को हम जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहा जाएगा? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मतलब दो आवेश हैं, चाहे इस आवेश को लीजिए चाहे इस आवेश को, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, मतलब एक आवेश मान लिया Q ले लिए और दोनों के बीच की दूरी 2D है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। तो यह P बराबर हो गया, आवेश को जो है Q यहाँ पर दिया हुआ है और इंटू 2D, बीच की दूरी जो है 2D है। तो इस तरह से जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हुआ। यहाँ पर हम इसके बारे में लिख देते हैं, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। Q क्या है? आवेश है, और इंटू 2D, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह एक सदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा जो है निश्चित होती है। सदिश राशि का मतलब यह है कि इसकी दिशा जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है निश्चित होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक जो है कूलाम मीटर होता है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो अब इसी पर सिद्धांत समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया जाएगा।